नमस्कार। शंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वेबसाइट पर, इस चैनल पर हमने एक वीडियो सीरीज शुरू करी है जो कि विभिन्न राज्यों के टेट और सीटेट परीक्षा से संबंधित है। इस सीरीज में हमने पहले भी 4 वीडियो हम प्रस्तुत कर चुके हैं जो सीडीपी के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड पेडागोगी के विभिन्न जो सिलेबस है उसके जो कुछ पार्ट्स हैं, शुरुआती कुछ पार्ट्स हैं उससे संबंधित है, जिसमें डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या अंतर है, रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विथ लर्निंग, और इसके पहले यानी ये जो वीडियो आज आप देख रहे हैं, इस वीडियो के पहले जो वीडियो प्रस्तुत किया गया था वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से संबंधित था। आज बारी है स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी मनोवैज्ञानिक विकास के चरण। चूंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का अध्ययन कर रहे हैं, कि स्टडी कर रहे हैं, इसलिए जो मुख्य फोकस होगा हमारा वो बच्चे होंगे, चाइल्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट या यूं हम कहें कि ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है। ये कुछ 4 स्टेजेस हैं। पहला इन्फेंसी, शैशवावस्था जिसे हम कहते हैं। दूसरा है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। तीसरा है अडोलसेंस यानी किशोरावस्था। और चौथा है अडल्टहुड यानी कि वयस्कावस्था। साथियों, ये 4 स्टेजेस हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज प्रेजेंट की है और उसमें अलग अलग तरीके से स्टेजेस को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो ये 4 स्टेजेस प्रमुखता से बाहर आते हैं। हम या ये कह सकते हैं कि पॉपअप होते हैं, उनका सम अगर हम करें तो इन 4 स्टेजेस में ही निकल कर बाहर आता है। और जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए 3 स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण है और सीटेट की परीक्षा में इन 3 स्टेजेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या मैं यूं कहूं कि ये जो 3 स्टेजेस हैं, शुरुआती जो 3 स्टेजेस हैं वो ही मुख्य हैं आपके इस एग्जाम के लिए, जो कि है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, और तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है अडोलसेंस यानी किशोरावस्था। तो एक एक कर कर हम इन स्टेजेस को अभी अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी स्टेज को आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ प्रमुख चीजें होती हैं, उस कुछ प्रमुख ऐसा डेवलपमेंट होता है उस स्टेज पे जो किसी अन्य स्टेज पर नहीं होता है, और एग्जाम में इन्हीं स्टेजेस के इन्हीं मुख्य बिंदुओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से इन बिंदुओं का अध्ययन करना है। मैं बताती चलूंगी आपको कि कहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस पर भी देखते जाइएगा, गौर करते जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की स्लाइड पे। पहले हम जानेंगे इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 2 साल तक यानी बच्चा जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है, अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है, उस समय से लेकर बच्चा जब 2 साल तक का हो जाता है, वो जो स्टेज होता है, पीरियड होता है, अवस्था होती है, उसे हम शैशवावस्था या इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। दोस्तों, इन्फेंसी पीरियड जैसा भी मैंने बोला कि बर्थ से लेकर यानी 0 से एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज 1 to 2 ईयर लेटर, भाषा जो सीखने का समय होता है, इसके जो पहले की स्लाइड्स अगर आपने देखी होंगी, पहले के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज कैसे सीखता है, वो किस तरीके से लैंग्वेज को सीखता है और कैसे किस अवस्था तक आते आते उसमें निपुणता आती है। तो 1 या 2 साल की जो अवस्था होती है बच्चे की, वो बच्चे की भाषा सीखने की अवस्था होती है। इसीलिए कहा जाता है कि infancy is the period between birth and acquisition of language 1 to 2 years later. Newborns are equipped with predilection for certain visual patterns and certain sounds. 3 months old infants already display behavioral reactions
suggestive of such emotional states or stages as surprise, distress, relaxation and excitement. इन्फेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है एक बच्चे के लिए। हम इस पीरियड को उसका कह सकते हैं कि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो किस अवस्था में बहुत तेज होता है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो है इन्फेंसी पीरियड। और इसे हम टॉय पीरियड भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का जो सेंटर होता है वो खिलौने होते हैं। इस अवस्था में बच्चे ईगो सेंट्रिक बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए खुद की जो चीजें होती हैं वो सही होती हैं, उनको जो उनके जो एक्शंस होते हैं वो स्वयं से संबंधित होते हैं। इसलिए इस अवस्था को हम ईगो सेंट्रिक स्टेज या ईगो सेंट्रिक स्टेट भी कहते हैं। इस समय जो बच्चे के मोटर मूवमेंट्स है, मोटर डेवलपमेंट्स है, उन पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। बच्चे बहुत तेजी से फिजिकली जैसे मैंने बोला कि डेवलप होते हैं और न्यूबॉर्न जो मूवमेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज के जो मूवमेंट होते हैं वो रिफ्लेक्सेस से गवर्न होते हैं। रिफ्लेक्सेस किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सेस वो एक्शंस है हमारे जो ऑटोमेटिक होते हैं, जिनको करने के लिए हमें बहुत एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। दे आर जेनेटिकली कैरिड सर्वाइवल मैकेनिज्म, है ना, यानी कि ये बाय बर्थ हमारे साथ रहते हैं, हम इन्हें बिल्कुल भी बाहर से एनवायरमेंट से नहीं सीखते हैं और ना ही इनको करने के लिए हमें किसी भी तरीके के एफर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, लाइक ब्लिंकिंग, यॉर्निंग यानी कि आपको जमाई लेना बच्चे का, आंख मटकाना या पलके झपकाना, खांसना, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो बाय बर्थ होती हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। इसलिए एक जो मेन मूवमेंट हम इस अवस्था में कह सकते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सेस। ठीक है, दूसरी जो चीजें होती हैं कि बच्चा जो है वो कुछ महीने के अंदर ही, ठीक है, वो प्रेडिलेक्शन फॉर सर्टेन ही डेवलप्स अ प्रेडिलेक्शन फॉर सर्टेन विजुअल पैटर्न्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ ह्यूमन फेस एंड फॉर सर्टेन साउंड्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ ह्यूमन वॉइस। बच्चे की एक लाइकिंग हो जाती है किसी खास पैटर्न से, किसी खास साउंड से या किसी खास चेहरे के साथ में। यहाँ पे प्रेडिलेक्शन का सीधा सा अर्थ है कि किसी एक चीज से, किसी एक चेहरे से, किसी एक आवाज से उसका एकदम से जुड़ाव उसको जब महसूस होता है। यहाँ पे जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे को अगर कोई खास पर्सन बुलाता है तो वो ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करता है इन कंपैरिजन टू उन आवाजों के जिसको उसने ना तो सुनी है पहले या फिर जिस पे वो बहुत ध्यान नहीं देता या जिसे लगता है वो कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन साउंड्स पे वो बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। कुछ फेसेस को देखकर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, यानी जो उसके, जाहिर सी बात है कि अगर बेबी है, बच्चा है, तो उसके आसपास जो 24 घंटे उसके आसपास जो लोग मौजूद होते हैं उन फेसेस को देखकर वो जल्दी से रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू वो फेसेस जो उसने पहली बार देखे हैं या जो वो कभी कभी ही देखता है। या फिर ह्यूमन वॉइस, उन आवाजों पर उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा जल्दी आएगी जिन आवाजों को वो रोज सुनता आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि विद इन अ फ्यू मंथ्स दे आर एबल टू आइडेंटिफाई देयर मदर बाय साइट एंड दे शो अ स्ट्राइकिंग सेंसिटिविटी टू द टोन्स, rhythmic flow and individual sounds that make up human speech. हम सबने ये देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि जो बच्चे होते हैं उनका एक खास लगाव होता है उनकी माँ के साथ में। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। पहली चीज कि माँ और बच्चे का जो कहते हैं कि संबंध होता है वो इसलिए भी ज्यादा बॉन्ड जो होता है वो इसलिए भी ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि माँ ही वो पहले प्राथमिक पर्सन होती है, फर्स्ट पर्सन होती है जिससे उसका एक जुड़ाव होता है बाय बर्थ, बर्थ के पहले भी। दूसरी चीज, मदर उसके लिए एक ऐसा फिगर है जो इसकी सारी नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बच्चा उन चीजों को, उन लोगों को, उन आवाजों को ज्यादा जल्दी पहचानता है जो उसके नीड्स को पूरा करते हैं। अगर एक माँ की जगह एक फादर ही काम कर रहा है तो बच्चे का जो जुड़ाव होगा या बच्चा जो प्रतिक्रिया देगा, जो पहचानना शुरू करेगा, वो अपने पिता को करेगा, ना कि माँ को। तो यहाँ पे सीधा सा संबंध है कि जो उसके नीड्स को पहले फुलफिल करता है
जो उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो उसके लिए प्राइमरी फिगर हो जाता है। और इसीलिए अपने जन्म के कुछ हफ्तों के बाद ही वो अपनी माँ के चेहरे को पहचानने लगता है, उसकी आवाज़ को पहचानने लगता है, उसके एक्शंस को जानना समझना शुरू कर देता है। और सबसे खास बात है कि आपने ये भी सुना होगा कि इन्फेंसी पीरियड में न्यूबॉर्न बेबी के साथ में जो घर वाले होते हैं, वो अक्सर एक रिदमिक फ्लो में बात करते हैं, यानी फुल सेंटेंसेस का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है, कविता की तरह गाना गाकर, लोरी सुनाकर। और बच्चे, खास बात है कि उन लोरियों पर, उन रिदमिक फ्लो पर वो रिएक्ट भी करते हैं। इसका मतलब है कि वो सेंसिटिव होते हैं इन सारी चीजों को लेकर। Even young infants are capable of complex perceptual judgment involving distance, shape, direction and depth. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होती है। तो कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ जो इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स परसेप्चुअल जजमेंट भी जल्दी कर लेते हैं, यानी कि वो डिस्टेंस अपने खिलौने का पता कर पाते हैं, उसका शेप वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, किस डायरेक्शन में कौन गया है उस डायरेक्शन में वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, गहराई कितनी है, ये चीजें अन्य बच्चों की तुलना में वो कुछ जल्दी जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं। इवन वो कैटेगरीज में भी डिवाइड करना शुरू कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स और इवेंट को, जैसे पीपल, फर्नीचर, फूड, एनिमल्स। आप अगर उनसे कोई सवाल पूछेंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप उनको बार बार इन चीजों को उनके सामने प्रेजेंट करें। ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ इन सारी चीजों को लेकर पैदा होते हैं, बिल्कुल नहीं, वो इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं, थ्रू एनवायरमेंट। और आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आप उन्हें ऑब्जर्व करिए, आप देखेंगे कि वो काउ, डॉग, कैट, इनको एक आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इनको कैटेगराइज कर पाते हैं कि दे ऑल आर एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स की कैटेगरी में ही जाएंगे। और टेबल, चेयर, बेड, वो इसे कैटेगराइज कर पाते हैं फर्नीचर में। या फिर जो भी उनके खाने के सामान होते हैं, एप्पल, मिल्क, जो भी सारे सामान है वो फूड की कैटेगरी में वो डाल देते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर सेंस डेवलप होना यहाँ पर शुरू हो जाता है, वो कैटेगराइजेशन भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी इस इन्फेंट पीरियड का, इन्फेंसी पीरियड का एक मुख्य बिंदु है, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ चीजें बच्चा डेवलप कर पाता है, वो होता है कि 3 months old infants already display behavioral reaction। शुरुआत के जो कुछ हफ्ते होते हैं उसमें बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बिहेवियरल और इमोशनल रिएक्शंस को नहीं शो करता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 2.5 से 3 महीने की अवस्था को पार करता है, वो इमोशनल जो स्टेट होता है उसका, उसको बिहेवियर के थ्रू अपना वो दिखाना शुरू कर देता है। जैसे अगर वो बहुत खुश होता है तो आप उसकी एक्साइटमेंट उसकी आवाज में देख सकते हैं, उसके चेहरे पे उसके गगल करने पर देख सकते हैं, उसके चहकने पर देख सकते हैं। या फिर जब वो किसी चीज, कोई ऐसी चीज देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो या उसके लिए बहुत अनयूजुअल हो, तो वो सरप्राइज वाले चेहरे बनाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इन बिहेवियरल पैटर्न को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि बच्चा अपने इमोशनल स्टेट को बिहेवियरल रिएक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। या फिर उसे कोई ऐसी चीज जो खिलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, या बहुत तेज साउंड है, तो वो उसको समझ में नहीं आता या वो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा वो रिलैक्सेशन, जब बहुत रिलैक्स फील करता है, एक्साइटेड फील करता है, तो ये सारा कुछ आप उसके बिहेवियर के थ्रू जान सकते हैं। तो ये हो गया आपका इन्फेंसी पीरियड। इस पीरियड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। और फिजिकल डेवलपमेंट इस पीरियड में बहुत तेज होता है, और अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले कि किस अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, तो सही जो जवाब होगा वो होगा शैशवावस्था या इन्फेंसी पीरियड। आपको इसके साल भी याद रखने हैं कि जैसे इन्फेंसी पीरियड की अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है। तो शैशवावस्था की जो अवस्था होती है वो होती है 0 to 2 ईयर। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका इन्फेंसी या शैशवावस्था।
अब हम आ जाते हैं जो हमारी दूसरी अवस्था है, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 2 से 11 साल तक का होता है, यानी 2 से 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो चाइल्डहुड स्टेज में स्टेबल है, चाइल्डहुड स्टेज में ही उनको हम काउंट करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस स्टेज को, इस अवस्था को हम 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। पहला जो भाग है वो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, और जो दूसरा भाग है वो है हमारा मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। अब ये जो बाल्यावस्था है, इस अवस्था को हम अनोखा काल भी कहते हैं। अगर आपको प्रश्न आता है कि बच्चे के जीवन का या बच्चे के जीवन में किस अवस्था को हम अनोखा काल के नाम से जानते हैं, तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए वो है बाल्यावस्था। ठीक है, तो आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आप नोट भी करते चल सकते हैं। पुराने जो क्वेश्चंस पेपर हैं, आप इस सीरीज को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप उन पेपर्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आपको कोशिश करिए कि जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो उन प्रश्नों को सुलझा पाए आप। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके उन प्रश्नों का जवाब इन वीडियोस में है। और इसके बाद जब हम ये सारी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, इन वीडियोस को कंप्लीट कर लेंगे, तो किस पोर्शन से कितने रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करना शुरू करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज वीडियो सीरीज। ओके, तो चलिए, ये जो अवस्था है वो है बाल्यावस्था। इसको हमने 2 भागों में हम बांटकर अध्ययन करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। सबसे पहले बात करेंगे हम अर्ली चाइल्डहुड की, जो कि है 2 से 6 साल तक की अवस्था, यानी 2 to 6 years की जो अवस्था है वो है अर्ली चाइल्डहुड। Early childhood is also referred to as the preschool years, which follow toddlerhood and precede formal schooling. हम ये कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होती है वो बच्चे के बचपन यानी इन्फेंट्स जो पीरियड होता है उससे, यानी जो खेलने की अवस्था होती है वहां से लेकर स्कूल जाने की अवस्था का बीच का समय होता है। आपने देखा होगा कि अब 3 साल की जो अवस्था है उसमें बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता है, और उसके पहले प्री स्कूल्स भी होते हैं, प्ले भी होते हैं। तो इस तरीके की भी बहुत सारी संस्थाएं रन करती हैं, उसमें बच्चों का एडमिशन दे दिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे की खेलने की अवस्था से लेकर उसके स्कूल जाने के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। As a 3 to 5-year-old, the child is busy learning language, ठीक है, is gaining a sense of self and greater independence, and is beginning to learn and working of the physical world. अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा भाषा को सबसे जल्दी सीखता है। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा आता है। अक्सर ये आपको कई सारे स्टेजेस दे दिए जाते हैं और उसमें से ये पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चे के अंदर भाषा का ज्ञान सबसे तेजी से होगा। तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए वो है अर्ली चाइल्डहुड। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चा भाषा को सबसे ज्यादा सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि अब यहाँ पे वो मैच्योर होना मैच्योरेशन का जो पॉइंट है उसके लाइफ में वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट्स हो जाते हैं, चूंकि अब स्कूल जाना वो शुरू कर रहा है तो अब आउटर वर्ल्ड के साथ भी उसका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। बाहरी दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एनवायरमेंट से इंटरेक्शन कर कर ही सीखते हैं। तो इसलिए उसके अंदर इसी अवस्था में भाषा का ज्ञान सबसे ज्यादा तेजी से आता है। ठीक है, बट the child's growth slows down during early childhood as compared to infancy. जैसे मैंने बोला था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो और इन्फेंसी पीरियड में ज्यादा तेजी से होता है। अब ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इस अवस्था में बहुत कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, इसमें चाइल्ड डेवलप्स फिजिकली, गेन्स वेट, गेन्स हाइट, learns to walk, runs, jumps and play with a ball. Socially, the child's world expands from the parents to the family and adults near home and at school. अब उसकी जो दुनिया है वो बड़ी हो जाती है। इस अवस्था में जो बच्चे की दुनिया है वो बड़ी हो जाती है। अब तक जो उसकी दुनिया होती है उसका घर होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके सिबलिंग्स होते हैं। बट
जैसे ही वो इस अवस्था में आता है, उसकी दुनिया बड़ी हो जाती है। अब आस पड़ोस के लोग, स्कूल के लोग भी उसकी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। वो नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू कर देता है। वो ये नॉलेज गेन करना शुरू कर देता है कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, यानी कि वो सेंस ऑफ मोरालिटी को भी डेवलप करना वो शुरू कर देता है इस अवस्था में। ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो बहुत सारी चीजों में भी प्रोग्रेस करता है, यानी जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो भी डेवलप हो रही होती है। इसके अलावा वो ग्रेटर इंडिपेंडेंस फील करता है, क्योंकि अब तक उसके जो काम थे, उसकी जो चीजें थी, वो पेरेंट्स के सुपरविजन में हो रही थी, पेरेंट्स के सुपरविजन में ही कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका इंटरेक्शन बाहरी दुनिया से शुरू हो जाता है, तो अब वो इंडिपेंडेंटली भी कुछ चीजें करने की कोशिश करता है। और अगर इस अवस्था में उसने जो भी काम इंडिपेंडेंटली करा है, उसके लिए हम उसको रीइंफोर्स करते हैं, उसको प्रशंसा देते हैं, इनाम देते हैं, बधाई देते हैं, तो वो इस सारी चीजों को और अच्छे से डेवलप करना शुरू कर देता है और आगे आने वाली अवस्था में इन सारी चीजों को और अच्छे से प्रदर्शित कर पाता है। लेकिन अगर इस अवस्था में उसने जो भी काम इंडिपेंडेंटली किया है, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है, डांट मिलती है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट काम करने में फिर हिचकिचाना शुरू कर देगा। और जो ये डर है, जो हिचकिचाहट है, वो आने वाली अवस्था में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत शाय हो जाते हैं, वो कुछ भी बोलने से डरते हैं या कुछ भी करने से डरते हैं, वो हर एक चीज के लिए अपने पेरेंट्स की परमिशन लेना चाहते हैं। तो ये उस तरीके के बच्चे होते हैं जिन्हें अपने अर्ली चाइल्डहुड में इंडिपेंडेंस शो करने के लिए, इंडिपेंडेंस से शो करने के लिए पनिशमेंट मिली थी। इस अवस्था में बच्चे के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैं कौन हूँ, मैं, ये सारी चीजें मेरी हैं, यानी मैं, हर एक चीज जो उसकी होती है, उसके इर्द गिर्द वो घूमना शुरू कर देता है। और आपने अक्सर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि अगर नर्सरी स्कूल्स में, नर्सरी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनमें आपस में ये मेरा बॉक्स है, मेरी टिफिन है, मेरा बैग, मेरी बुक, मेरी पेंसिल, इस तरीके की चीजों की आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम मिडिल चाइल्डहुड पे। मिडिल चाइल्डहुड यानी कि 7 से 11 साल तक की अवस्था। Children experience at this stage is connected to their involvement in the early grades of school. इस अवस्था में बच्चे के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या प्रभाव आएगा, ये बहुत हद तक अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां का जो एक्सपीरियंस होता है वो ही कनेक्ट होकर इस स्टेज तक कैरी फॉरवर्ड होता है। इस अवस्था में जो बच्चा है उसकी दुनिया अब कुछ अजूबे से कम नहीं होती है। क्यों? नाउ द वर्ल्ड बिकम्स वन ऑफ लर्निंग एंड टेस्टिंग न्यू एकेडमिक स्किल्स एंड बाय असेसिंग वंस एबिलिटी एंड accomplishments by making comparisons between self and others। ठीक है। ये जो अवस्था है, ठीक, इसमें बच्चा अब प्रयोग करना शुरू कर देता है, नई नई चीजें ट्राई करना शुरू कर देता है ना। अब वो कोशिश करता है कि वो सारी चीजें सिर्फ सुन के बिलीव नहीं करे, बल्कि वो टेस्ट करना चाहता है कि क्या ये सही है या क्या ये सही नहीं है। लेकिन जैसे आपको पता है कि हर प्रयोग, कुछ प्रयोग सफल होते हैं, कुछ प्रयोग सफल नहीं होते हैं, और उन्हीं सफलता असफलता से वो अपने जीवन में एक नए अनुभवों का, कह सकते हैं कि, मकान बनाता है, जो कि आगे आने वाले स्टेजेस पे उसको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इस समय जो उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो परसेप्शन होता है, वो गोल डायरेक्टेड होता है। वो बच्चा क्रिएटिव तो होता ही है, साथ साथ स्पॉन्टेनियस भी होता है। हर एक चीज वो किसी खास पर्पस के लिए करना चाहता है। ठीक है। Now, during the period from 2 to 7 years, the child begins to manipulate the environment by means of symbolic thought and language. अब वो कोशिश करता है कि जो बाहर की दुनिया के रूल्स है वो उन्हें स्वयं के हिसाब से परिवर्तित कर सके। ठीक है। वो मैनिपुलेट करता है एनवायरमेंट को अपने थॉट से, अपने लैंग्वेज से, अपने एक्शंस के थ्रू।
अब वो लॉजिक अपीयर करता है चीजों में, क्लासिफिकेशन जब करता है, उसके आइडियाज जब वो डेवलप करता है, या टाइम की समझ बढ़ाता है, नंबर की समझ बढ़ाता है, हायरार्किकल रिलेशनशिप डेवलप करता है, तो ये जो सारी चीजें वो डेवलप करता है, अब उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक अपीयर होना शुरू हो जाता है। इमोशनली चिल्ड्रन डेवलप इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस, लाइक वो अपने इमोशनल स्टेट को समझना शुरू कर देते हैं कि वो क्या खुश हैं, क्या दुखी हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इसकी समझ भी उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे में मोरल डेवलपमेंट भी होता है, क्या सही है क्या गलत है, इसका भी डेवलपमेंट वो उनके अंदर शुरू हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बाहरी दुनिया का इंटरेक्शन है इस अवस्था में ज्यादा होता है, और बच्चा इस अवस्था में नए नए प्रयोगों के थ्रू अपने अनुभवों के दायरों को बढ़ाकर इन सारी चीजों को सीखने का प्रयास करता है। अब वो ईगोसेंट्रिज्म उसका ज्यादा हो जाता है, मोरल डेवलपमेंट उसका बढ़ जाता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, जेंडर अवेयरनेस बढ़ जाती है। इस अवस्था में बच्चे को ये पता चल जाता है कि लड़का लड़की के बीच में क्या अंतर है, लड़का कौन है लड़की कौन है, यानी जो जेंडर की समझ है वो भी उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिटेशन अर्ली चाइल्डहुड में होती है उसको क्रॉस करके बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में आ जाता है। अब इस अवस्था में जो बच्चा होता है दे आर लाइकली टू डिफाइन वन सेल्फ थ्रू इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर आप उनसे पूछेंगे कि हाउ आर यू, तो वो बोलेंगे आई एम स्मार्ट एंड आई एम पॉपुलर, आई फील प्राउड व्हेन टीचर्स असाइन मी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्कूल। यानी आई जो वर्ड है, मैं जो वर्ड है, वो बहुत हद तक हावी होता है उनके ऊपर, क्योंकि अब वो सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होता है इन कंपैरिजन टू अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिडिल चाइल्डहुड। अच्छा, इस अवस्था में बच्चा कंपैरिजन भी करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब वो खुद की जो चीजें हैं, खुद की जो परसेंटेज है, खुद का जो रिजल्ट है, खुद की जो कैपेबिलिटी है, उनका कंपैरिजन वो दूसरों से करता है। और यही एक अवस्था होती है जब बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव की जो स्पिरिट होती है वो डेवलप हो जाती है। यानी वो हमेशा आपको कहते सुनाई देंगे लाइक आई गॉट मोर मार्क्स देन अतुल, आई कैन रन फास्टर देन अदर्स इन द क्लास, है ना। इस तरीके के जो कंपैरिजन है वो ज्यादा वो करते दिखेंगे। आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करिए, आप स्कूल्स में हैं वहां पे ऑब्जर्व करिए, आप घर पे हैं, आप यहाँ पे बच्चे हैं उनसे ऑब्जर्व करिए, उनके अंदर ये जो कंपैरिजन की भावना और कंपैरिजन में खुद को आगे रखने की जो भावना होती है वो इस अवस्था में बहुत प्रबल हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको सीटेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे कि कंपैरिजन स्पिरिट जो होती है बच्चे के अंदर वो किस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। तो इसका जो सही उत्तर है, सही जवाब है, वो है आपका मिडिल चाइल्डहुड। यानी इसका इसके पहले आपने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा, यानी जो चाइल्डहुड है उसे हमने दो भागों में बांट दिया है। चाइल्डहुड 2 से 11 साल का समय होता है, अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 साल का समय, और मिडिल चाइल्डहुड यानी 7 से 11 साल का जो समय होता है वो होता है आपका चाइल्डहुड। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है चाइल्डहुड। इस अवस्था को हम अनोखा काल भी कहते हैं, जो चाइल्डहुड पीरियड होता है। इस अवस्था में बच्चे में सीखने में तीव्रता होती है, उसके अंदर सामूहिक प्रवृत्ति का विकास होता है, फ्रेंड्स वो बनाना शुरू कर देते हैं, ग्रुप में काम करना वो शुरू कर देते हैं, ग्रुप में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि ये जो अवस्था होती है उसे शैतानी की अवस्था भी हम कहते हैं, और इस अवस्था को एक और नाम से भी हम जानेंगे, यानी कि प्रॉब्लमेटिक अवस्था भी हम इसको कहेंगे। यानी जो सबसे ज्यादा समस्यात्मक चीजें हमें देखने को मिलेंगी बच्चे के अंदर वो इस अवस्था में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो सब कुछ करके ट्राई करना चाहता है, ना कि देखकर या सुनकर। इसलिए इस अवस्था में बच्चों को संभालना सबसे मुश्किल
काम भी माना जाता है। तो यानी इस अवस्था में बच्चों के अंदर सीखने में भी बहुत तीव्रता आती है, सामूहिक प्रवृत्ति का विकास होता है, बच्चे के अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति का भी बहुत विकास होता है। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा करके सीखना चाह रहा है तो वो क्रिएटिव स्किल्स को अपने पॉलिश कर रहा है, उसको भी डेवलप कर रहा है। तो ये हो गया आपका चाइल्डहुड कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा एडोलसेंस, यानी जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, जो 12 से 14 साल तक का है। 12 से 14 साल तक की जो अवस्था होती है बच्चे की, उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। और ये अवस्था बच्चे के जीवन का सबसे मुश्किल समय भी हम कह सकते हैं कि होता है। वो क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे। और एक और चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो एडोलसेंस है वो हमने किस वर्ड से डिराइव करा है। ये एक लैटिन वर्ड है एडोल्सर, इसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। ठीक है, तो वहां से हमने इस वर्ड को लिया है और एक नया वर्ड बना दिया है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है व्यक्ति के जीवन का, बच्चे के जीवन का, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है ना, यानी बचपने का जो अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, और उसके बाद जो वयस्कावस्था होती है, उसके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसे हम कहते हैं किशोरावस्था या अडोलसेंस। ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वो किसके बीच का ट्रांजिशन पीरियड एडोलसेंस कहलाता है। तो वो है आपका बाल्यावस्था और वयस्कावस्था। क्लियर? इसके बाद जो चीजें होती हैं, आपको एडोलसेंस क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर समझने की जरूरत है। इट इज कॉमनली डिफाइंड एज द stage of life that begins at the onset of puberty. When sexual maturity or the ability to reproduce is attained, it has been regarded as a period of rapid change. इस अवस्था को हम रैपिड चेंज के नाम से भी जानते हैं, यानी सबसे ज्यादा जिस अवस्था में परिवर्तन होते हैं वो अवस्था होती है आपकी किशोरावस्था। ये अवस्था ड्रामेटिक फिजिकल चेंज लेकर आती है ना। यानी जो आपकी बाल्यावस्था है वो एक तरफ खत्म होने की कगार पर होती है, और आप ना तो बचपन ही में रह जाते हैं, बच्चे में रह जाते हैं, और ना ही बड़े में रह जाते हैं, उसके बीच कहीं आप फंस जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को हम सबसे ज्यादा चेंज की अवस्था को भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा समस्या की अवस्था भी हम इस अवस्था को ही कहते हैं। इस अवस्था में फिजिकल ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरेशन, जिसको हम प्यूबर्टी भी कहते हैं, वो इसी अवस्था में हमें प्राप्त होती है। इट इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ कॉग्निटिव चेंज as the adolescent begins to think of new possibilities and to consider abstract concepts such as love, fear, freedom, etc. The primary development task of adolescence is identity formation. जो किशोरावस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज्यादा फिजिकल चेंजेस स्थान बनाते हैं, और ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इस स्टेज में वो यूनिवर्सल होते हैं। यानी चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, एशियन कल्चर हो, अफ्रीकन कल्चर हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी कंट्री हो, हर जगह पे बच्चों को 12 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको इस परिवर्तन से होकर ही वो अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in cultures where the adolescent years are viewed as problematic or confusing, the adolescent will have very different experiences from someone who is in a culture where adolescent years are viewed as a beginning of adult behavior. कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि जो किशोरावस्था होती है उसे बहुत प्रॉब्लमेटिक अवस्था माना जाता है, यानी समस्यात्मक अवस्था। और ऐसे विचारों वाले जगहों पे, कल्चर पे जिस बच्चे का विकास हो रहा है वो बहुत डिफरेंट होगा उस जगह के बच्चे से जहां पर किशोरावस्था को नई अवस्था या नए चीजों का जनक माना जाता है, या नई लाइफ का जनक माना जाता है, अडल्ट बिहेवियर का जनक माना जाता है। इस अवस्था में जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं,
लाइक फिजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं इस अवस्था में। चाइल्डहुड हमारा खत्म हो रहा होता है और अडोलसेंस की शुरुआत होती है, तो इस समय बहुत ज्यादा फिजिकल चेंज होते हैं, जैसे ग्रोथ रेट चेंज होती है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है, और ये जो प्यूबर्टी, जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है जिसको हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, वो कोई सडन इवेंट नहीं होता है। इस अवस्था में ऐसा नहीं होता है कि वो अब तक बिल्कुल भी जीरो है और अचानक से इस अवस्था में वो प्रकट हो जाता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारी लाइफ का एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। इस अवस्था में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके थ्रू हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। लड़कियों में अलग तरीके के फिजिकल चेंजेस होते हैं और लड़कों में अलग तरीके के फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल चेंजेस, यानी जो शारीरिक परिवर्तन होता है। और अक्सर इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें देखा जाता है कि चूंकि अगर उन्हें हम पहले से इन शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन का ज्ञान नहीं करवाते हैं, तो इस अवस्था में बच्चे को तनाव की स्टेज से भी गुजरना होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि अब उसे क्या करना है। जैसे लड़कियों में मैच्योरेशन का लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट होना, ठीक है, लड़कों में आवाज में भारीपन आना, तो ये जो कुछ चीजें हैं, ठीक है, वो लड़के और लड़की दोनों के लिए बहुत ज्यादा ड्रामेटिक फिजिकल चेंज है जिसको वो बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, और उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा इस तरीके से। और जहां पे उसके अंदर इस तरीके की भावना आना शुरू हो जाती है तो उसे तनाव या एंजाइटी, स्ट्रेस आना भी शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है, उन्हें सबसे ज्यादा प्यार देने की आवश्यकता होती है, और उन्हें सबसे ज्यादा मदद की भी आवश्यकता होती है इसी अवस्था में। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज है कि इस अवस्था में बच्चों के अंदर बहुत सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके के होते हैं? adolescents thought becomes more abstract। अब वो बहुत लॉजिकल बात करते हैं, बहुत तार्किक बात करते हैं, आइडियलिस्टिक बात करते हैं। अब वो ईगो सेंट्रिक नहीं होता है, उनके जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी बिहेवियर होते हैं, जो भी बातें होती हैं, अब वो लॉजिक बेस्ड होती हैं, ना कि ईगो सेंट्रिक होती हैं। नाउ दे बिकम मोर केपेबल ऑफ एग्जामिनिंग देयर ओन थॉट्स, अदर्स थॉट एंड व्हाट अदर्स थिंकिंग अबाउट देम। जैसा मैंने बोला, वो बहुत लॉजिकली बात करते हैं, तो उनको अपने विचारों की समझ भी होती है, दूसरों के विचारों की समझ भी होती है, दूसरे उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं वो भी समझ होती है, दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं वो भी समझना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर नए तरीके की कॉग्निटिव और सोशल अवेयरनेस के डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी प्रपोज किए, जो कि हम इस वीडियो सीरीज के अगले वीडियो में एक एक कर इन थ्योरीज को पढ़ेंगे, और फिर आप वहां से इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे एरिक्सन हो गए, पियाजे हो गए, फ्रॉइड हो गए, कैसे उन्होंने इन अवस्थाओं को मैच किया है अपने थ्योरी में। और आपको ये करने की जरूरत होगी कि आप जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके बाद जो भी चीजें आप डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी में पढ़ेंगे उनके बीच में कोरिलेशन डेवलप करना जरूरी है। जब हम वो वीडियो करेंगे मैं एक एक करके आपको बताते चलूंगी कि इस वीडियो सीरीज में और इस वीडियो और उसमें क्या समानता है, लेकिन आपको भी ये सेंस डेवलप करना भी धीमे धीमे पड़ेगा। Adolescents begin to think about ideal characteristics for themselves and others and compare themselves and others with these ideal standards। इस अवस्था में ही बच्चे अपने लिए एक आइडियल को बनाना फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो उनके लिए आदर्श होता है, जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं, जिससे वो अपनी तुलना करना चाहते हैं। वो आदर्श कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। किसी के लिए वो क्रिकेटर हो सकता है, किसी के लिए वो फिल्म स्टार हो सकता है, किसी के लिए लेखक हो सकता है, किसी के लिए नेता, किसी के लिए कोई भी समाज सेवक, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे वो पसंद करते हैं, जिसके जैसे वो बनना चाहते हैं, उसकी समझ, वो फॉर्मेशन इसी अवस्था में होती है। फॉर एग्जाम्पल, दे मे थिंक व्हाट एन आइडियल पेरेंट इज लाइक एंड कंपेयर देयर पेरेंट्स विद दीज आइडियल स्टैंडर्ड्स। आपने अक्सर इस अवस्था में बच्चों को सुना होगा
कि आप बिल्कुल भी अच्छे माँ बाप नहीं है, है ना, या मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? ये जो अवस्था होती है, एक तो ये संक्रमण की अवस्था होती है, यानी बच्चे बहुत बाहरी दुनिया से संपर्क में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी आदतें भी सीख लेते हैं जो उनके लिए हानिकारक होती है, और चूंकि वो और लोगों से आपकी तुलना करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए जो दूसरों का बिहेवियर है वो ज्यादा आदर्श होता है और उनसे ही वो आपका कंपैरिजन करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि इमेजिनरी ऑडियंस, यानी कि जो बच्चा होता है, जैसे मैंने बोला कि जो अडोलसेंट्स होते हैं वो एक खास तरह का ईगोसेंट्रिज्म डेवलप करते हैं, जिसे हम इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल कहते हैं। ये अडोलसेंट्स ईगोसेंट्रिज्म के दो भाग हैं। एक तो अडोलसेंट जो होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो बहुत कम ईगोसेंट्रिक होते हैं, लेकिन अगर वो ईगोसेंट्रिज्म की भावना अपने अंदर लेकर आते हैं तो वो दो तरीके की भावना होती है। पहली होती है हमारी इमेजिनरी ऑडियंस, और दूसरी जो भावना होती है वो होती है हमारी पर्सनल फेबल, ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होती है? इमेजिनरी ऑडियंस इज adolescents belief that others are as preoccupied with them as they are about themselves. They imagine that people are always noticing them and are observing each and every behavior of theirs. ये जो इमेजिनरी ऑडियंस का कंसेप्ट होता है बच्चों के दिमाग में, वो बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से समस्या की शुरुआत भी होती है वहां से, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर वक्त कोई ना कोई नोटिस कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है उनके सेंस में तो नोटिस करना चाहिए। आपने देखा होगा कि इस अवस्था में बच्चे कुछ ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं जो इसके पहले वो उन्होंने कभी नहीं किए, और उसका कारण ये होता है कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें। वो तैयार होकर कॉलेज या स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो अपने वॉइस टोन चेंज कर लेते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज लाना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वो सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं, और लोगों को नोटिस करवाने के लिए वो इन तरीके की बिहेवियर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ, आप उस एग्जांपल को सुनेंगे तो आपको जरूर ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ इमेजिन अ बॉय, ठीक है, who thinks that all will notice the ink spot on his shirt, or a girl with a pimple feels all people would think how bad her skin. Now it is this imaginary audience which makes them extremely self conscious. अक्सर आपने ये देखा होगा कि बच्चों के अंदर हीन भावना डेवलप हो जाती है। वो क्यों डेवलप होती है? वो इसलिए डेवलप नहीं हो रही है क्योंकि लोग उन्हें इस तरीके की भावना डेवलप करने में सहायक हैं, या लोगों की बातें सुनकर वो डेवलप करना, बिल्कुल नहीं। वो खुद से ये सारी चीजें डेवलप करना शुरू कर देंगे। अगर आपके फिजिकल अपीयरेंस में या किसी भी अपीयरेंस में आपको लगता है कि ये चीज गलत है, तो आप उसके बारे में इतना सोचना शुरू कर देंगे। जो किशोर होते हैं वो इतना सोचना शुरू कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि लोग भी सिर्फ और सिर्फ इसी को नोटिस कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। और यही है इमेजिनरी ऑडियंस का कॉन्सेप्ट। नाउ दूसरा जो कॉन्सेप्ट है एडोलसेंट इगोसेंट्रिज्म का, दैट इज द पर्सनल फेबल। ये भी एक कॉन्सेप्ट है इगोसेंट्रिज्म का, और इसका मतलब होता है देयर सेंस ऑफ यूनिकनेस, यानी adolescent sense of uniqueness makes them think that no one understand them or their feelings. ये तो किशोरावस्था की सबसे पेट लाइन होती है कि मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं समझ सकता। क्यों? ये जो लाइन होती है इसी को हम कहते हैं पर्सनल फेबल, यानी उन्हें लगता है कि वो इतने लोगों से अलग हैं कि उनकी फीलिंग्स भी बिल्कुल अलग है, उनके थॉट्स भी बिल्कुल अलग हैं, और इस फीलिंग, इस थॉट को कोई भी नहीं समझ सकता। For example, an adolescent girl thinks that none can sense the hurt that she feels because of being betrayed by a friend. It is quite common to hear the adolescent say to the parents, "You don't understand me." है ना, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई बच्ची है, कोई किशोर लड़की है, वो अगर उसे फ्रेंडशिप में धोखा मिलता है, वो फ्रेंडशिप में हर्ट होती है, तो वो चुपचाप गुमसुम सी, और इस अवस्था में उन्हें लगता है कि उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें अब कोई नहीं समझेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं पर्सनल फेबल, इसी को हम कहते हैं पर्सनल यूनिकनेस, क्योंकि वो
अपने में ही एक दुनिया बना लेते हैं और उस दुनिया में ही वो खुद को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं कि चूंकि हमें कोई नहीं समझेगा इसलिए हम इस तरीके के एक्शंस को कर रहे हैं। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स से बच्चों को कहते सुना होगा इस अवस्था में, जो 12 से 14 साल के बच्चे होते हैं, कि आप मुझे नहीं समझेंगे। अगर पेरेंट्स उनसे उनसे पूछते हैं कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया, तुम वहां पे गए, तुमने ये काम किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और आपने अक्सर बच्चों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इन सारी चीजों में को समझ नहीं सकते हैं, है ना। जो नहीं समझेंगे, नहीं समझ सकते हैं वाली जो चीज है, वो सेंस ऑफ पर्सनल यूनिकनेस है, और वो अडोलसेंट डायरी का या अडोलसेंट लाइफ का एक पार्ट होता है। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अवस्था का, किशोर अवस्था का, वो द प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अडोलसेंस इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या है? आप अक्सर इन क्वेश्चन से रूबरू होते होंगे, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या मुझे भगवान में विश्वास है या नहीं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके जो आंसर्स होते हैं, वो ही आपकी आइडेंटिटी की खोज है, स्वयं की खोज है। इसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी इज हु यू आर एंड व्हाट योर वैल्यूज, कमिटमेंट एंड बिलीव्स आर। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विश्वास है, आपकी क्या वैल्यूज हैं, आपकी क्या कमिटमेंट है, इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी। The primary task of adolescence is to establish an identity separate from the parents. जैसा मैंने आपको बताया कि जो अवस्था होती है वो संक्रमण की अवस्था होती है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, बदलाव की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा ना तो बाल्यावस्था में रह जाता है, ना तो हम उसे बच्चे की कैटेगरी में डालते हैं और ना ही बड़े की कैटेगरी में डालते हैं, और कहीं ना कहीं गलती हम बड़े भी करते हैं। जब बच्चा कोई ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तुम कहते हैं ओहो अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम ये काम नहीं कर सकते, है ना। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी, अभी तुम ये काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी एज नहीं है, अभी तुम बच्चे हो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो अगर बच्चा कोई सिली मिस्टेक करता है तो हम उसे इस तरीके से डांटते हैं कि इतने बड़े हो गए हो, अब बच्चे नहीं रह गए हो तुम। इस तरीके के काम बच्चे करते हैं, बड़े नहीं करते। तो ये जो दो बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है, दो अपोजिट बिहेवियर जो हमें देखने को मिल रहा है, वो ही आइडेंटिटी क्राइसिस का रीजन बनता है। क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि उनसे जो सोसाइटी है, जो पेरेंट्स, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। क्या वो बच्चे हैं, क्या वो उन्हें उस तरह के बच्चों वाले काम करने चाहिए, या क्या वो बड़े हैं कि उन्हें बड़ों जैसे काम करने चाहिए, ठीक है। तो इस समय उनका जो प्राइमरी टास्क होता है वो होता है अपनी स्वयं की आइडेंटिटी बनाना, खुद को अपने पेरेंट्स की आइडेंटिटी से अलग रखना। वो पेरेंट्स की आइडेंटिटी से नहीं पहचाने जाना चाहते हैं, वो स्कूल में पेरेंट्स के नाम से नहीं जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो स्कूल फ्रेंड्स, उन्हें इस नाम से बुलाएं कि आप फला के बेटे हैं, फला की बेटी हैं, बिल्कुल नहीं। उन्हें लगता है कि आप मेरे नाम से जानिए, मेरी क्या कैपेबिलिटीज हैं, आप मुझे वो बताइए, ठीक है। Now, during adolescence, a detachment process enables the individual to develop a personalized set of beliefs that are uniquely her or his own. तो सिंपल सी बात है कि अगर हम स्वयं की खोज करने निकले हैं तो हमें डिटैचमेंट भी करना पड़ेगा। जो किशोर बच्चे होते हैं वो खुद से जो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिटी है उसको डिटैच कर देते हैं, बाकी जो आइडेंटिटी होती है उसको भी हटा देते हैं, खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो एक्सप्लोर होता है उनका वो शुरू कर देते हैं। आइडेंटिटी कंफ्यूजन की अवस्था होती है, जैसे मैंने बोला कि उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करना है, उन्हें लाइफ में कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, उन्हें क्या बनना है। ये जो सारी चीजें हाउ व्हाट के क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो इसी स्टेज में देने होते हैं, और इनके आंसर्स उन बच्चों के पास में नहीं होते हैं, इसीलिए आइडेंटिटी कंफ्यूजन की अवस्था भी आना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि ट्रीटेड एक समय में वो एक एज अ बेबी ट्रीट किए जाते हैं, एक समय में वो एकदम से बड़े से ट्रीट किए जाते हैं। उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, उनकी जो फैमिली होती है, सोसाइटल वैल्यू होती है, एथनिक बैकग्राउंड होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेज होता है, स्टेटस होता है, ये सारा कुछ उनकी
स्वयं की खोज में एक तरीके से कहते हैं कि इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। क्लियर? कुछ और मेजर कंसर्न्स भी होते हैं एडोलसेंस के, वो भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि हम बच्चों के साथ में डील करेंगे। क्योंकि अगर हम टीचिंग लाइफ ऑप्ट कर रहे हैं तो हमें बच्चों के साथ में डील करना है और उन्हें समझना बेहद जरूरी है। और ये सारे क्वेश्चन इस अवस्था से बहुत ज्यादा निकल कर आते हैं कि एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में किन किन तरीकों की समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है। आपको ऑप्शंस दे देंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी फॉर्मेशन की अवस्था किस अवस्था में डेवलप होती है? तो आपका जवाब होगा किशोरावस्था में। इस अवस्था में बच्चे बहुत सारे गलत संगत में पड़ जाते हैं, पीयर प्रेशर डेवलप कर लेते हैं। पॉजिटिव पीयर प्रेशर भी होता है और नेगेटिव भी। आपने अक्सर इस अवस्था के बच्चों को स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, है ना, पेरेंटल रूल्स को ब्रेक करना, इन तरीके की चीजों में भी बच्चे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इसे संक्रमण की अवस्था कहते हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर इजीली बच्चा ले लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एक फैक्टर होता है डेलिंक्वेंसी, है ना। डेलिंक्वेंसी refers to a variety of behaviors ranging from socially unacceptable behavior, legal offenses, यानी सोसाइटी के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको अनएक्सेप्ट करना, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना, उन रूल्स को तोड़ना, ये डेलिंक्वेंट बिहेवियर में आता है। और किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, 12 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, इस तरीके के कामों में कुछ बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे चोरी करना, घर से भाग जाना, ठीक है, सोसाइटी के रूल्स ना मानना, किसी को मारपीट कर देना, पेरेंटल सपोर्ट नहीं लेना, उनसे अलग हो जाना, उनसे लड़ाई झगड़े करना, ये सारे कुछ डेलिक्वेंट बिहेवियर के अंदर आते हैं। तो एडोलसेंस जो एज है वो सबसे ज्यादा बदलाव की अवस्था होती है, ट्रांजिशन पीरियड होता है बाल्य अवस्था और वयस्क अवस्था के बीच में। सेक्सुअल मैच्योरेशन यानी जो प्यूबर्टी होती है वो इसी अवस्था में होती है। और संक्रमण की अवस्था होती है, जो कि पीयर प्रेशर बच्चे इजीली ले लेते हैं। आइडेंटिटी फॉर्मेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस की जो अवस्था होती है वो भी इसी अवस्था में आती है। दूसरी चीज है कि बच्चे जो है वो न्यू पॉसिबिलिटीज को सर्च करना शुरू कर देते हैं और अब नए नए कंसेप्ट को समझना शुरू कर देते हैं, यानी लव, फियर, फ्रीडम, इन सारी चीजों के जो कंसेप्ट हैं उनको भी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं किशोरावस्था। अगली जो अवस्था है हमारी वो है अडल्टहुड, यानी कि वयस्कावस्था। ये जो अडल्टहुड का पीरियड होता है वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हम इसे दो भागों में भी बांट कर देख सकते हैं, अर्ली अडल्टहुड और मिडिल अडल्टहुड। ठीक है, जो अर्ली अडल्टहुड होती है वो मार्क करती है रिलेशनशिप फॉर्म करने में, मेंटेन करने में, रिलेशनशिप बॉन्ड्स को मेंटेन करने में। ये 20s 30s वाला का एज होता है। ठीक है, इंटीमेसी, क्लोज फ्रेंडशिप डेवलप करने में, एक नई फैमिली को शुरू करने में। ठीक है, और ऑफन क्रिटिकल माइलस्टोन्स ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड। बहुत ये कुछ माइलस्टोन्स हैं, वो कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं जो अर्ली अडल्टहुड में डेवलप होते हैं? वो होते हैं बॉन्ड्स डेवलप करना, इंटीमेसी जो लव, अफेयर, रोमांस, ये सारी चीजें होती हैं वो अर्ली अडल्टहुड में ही डेवलप होती हैं। क्लोज फ्रेंडशिप डेवलप करना, नए फैमिली को स्टार्ट करना, शादी करना, बच्चे करना, वो अर्ली अडल्टहुड का काम होता है। ठीक है, तो ये होता है अर्ली अडल्टहुड। इसके अलावा those who can build and sustain such relationships tend to experience connectedness and social support, while those who struggle with such relationships may be left feeling lonely। ठीक है, अगर आपने जो नई फैमिली शुरू की है, जो नया रिलेशनशिप शुरू किया है, अगर उसमें आपको सफलता मिलती है तो आपको सोशल सपोर्ट, आपके आगे वाले लाइफ में आप पॉजिटिव एक वाइब आपके अंदर रहेगा। और अगर आप इस रिलेशनशिप में फेल करते हैं, मेंटेन करने में फेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो लोनलीनेस की फीलिंग है, अकेलापन का भाव है, वो भी डेवलप हो जाएगा। अब अगर हम मिडिल हुड की बात करें तो जो मिडिल अडल्टहुड होता है, लाइफ टेंड्स टू सेंटर ऑन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्पस एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। आप इस अवस्था में ये सोचते हैं कि आपने अब तक जो अवस्थाओं को क्रॉस किया है उसमें आपने क्या किया है,
आपने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या आपने जो गोल्स बनाए थे वो आपको मिल गए। ये जो फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं आप यानी जब पीछे मुड़कर अपने कामों को, अपने गोल्स को, अपनी अवस्थाओं को देखते हैं, तो अगर इसका आंसर यस होता है तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन अगर इसका आंसर नो है तो फिर आप एक सोच में पड़ जाते हैं और इस कंक्लूजन पे हम निकल कर आते हैं कि हमारी जो अब तक की अवस्था है, अब तक के जो काम है वो वेस्ट है। मैंने कोई भी अपने जीवन में कैसा काम नहीं किया है जिससे मुझे सेंस ऑफ पर्पस या कंट्रीब्यूशन की फीलिंग डेवलप हो। ये सारी चीजें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको एरिक्सन की जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको पढ़ने को मिलेंगी। और मिडिल हुड के बाद, मिडिल अडल्टहुड के बाद एक अवस्था आती है ओल्ड एज। ठीक है, 70s का जो 70 to 80 का जो एज होती है हमारी, इसमें चूंकि हमारा जो पीरियड होता है वो पुअर हेल्थ के लिए जाना जाता है। हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिमेंशिया, अल्जाइमर, इस तरीके के जो मेंटल डिक्लाइन प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आना शुरू हो जाती हैं। सेंस ऑफ विजडम बहुत सारे लोगों के अंदर डेवलप होता है, लेकिन इस अवस्था को हम ज्यादातर पुअर हेल्थ के लिए ही याद करते हैं, यानी 80s और 90s का जो समय होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अडल्टहुड पीरियड। तो अब तक हमने 4 स्टेजेस जो हैं वो पढ़ा है: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, अडल्टहुड, और जो सबसे 3 मुख्य अवस्था है वो है आपका इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस। इसके बाद इसके आने वाली जो वीडियोस होंगे उसमें हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की जो डिफरेंट थियोरीज है डेवलपमेंटल स्टेजेस को लेकर, उसको हम एक एक करेंगे, और चूंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम वो भी डिस्कस करते चलेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।